पश्चिम बंगाल में सरकार बदल गई। अब सिस्टम में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर शुभेंदु अधिकारी एक बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें बंगाल के डीजीपी, कमिश्नर और हर जिले के एसपी शामिल होंगे। इस मीटिंग में चुनाव के बाद होने वाली हिंसा, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर अफसर के कान मरोड़े जाएंगे। बंगाल में टॉप प्रायोरिटी पर शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ का मर्डर केस भी है। अभी तक हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिला है। इस मर्डर मिस्ट्री की जांच यूपी बिहार से होते हुए बांग्लादेश तक जा पहुंची है। एक जेल का भी नाम आ रहा है जहां सुपारी की डील होने का शक है। एक गाड़ी का नंबर आ रहा है जिसका सीधा कनेक्शन मर्डर से हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, देखिए इस रिपोर्ट में। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के मर्डर को 69 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन हत्यारे अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं। बंगाल पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए फिलहाल 2 एंगल पर काम कर रही है। पहला एंगल है चंद्रनाथ रथ को मारने बिहार से शार्प शूटर आए। दूसरा एंगल हत्या में शामिल शूटर बांग्लादेश से बंगाल पहुंचे थे। चंद्रनाथ रथ की हत्या की साजिश रचने के आरोप में हिरासत में लिए गए संदिग्धों ने पुलिस के सामने कई खुलासे किए हैं। पहला खुलासा यह हुआ कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की घटना को अंजाम देने के लिए बिहार से 2 शार्प शूटर बुलाए गए थे। उन्हें इस हत्या के लिए 30 से 40 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। एक स्थानीय अपराधी ने इन सुपारी किलर्स के ठहरने और आने जाने के लिए गाड़ियों का इंतजाम कराया था, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट के वारदात को अंजाम देने के बाद गायब हो जाना नामुमकिन था। पुलिस यह भी मान रही है कि अपराधियों ने फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया और वारदात को अंजाम देकर कोलकाता एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर फरार हो गए। हिरासत के लिए संदिग्धों की बातों में कितनी हकीकत है, इसको बंगाल पुलिस बिहार पुलिस के साथ मिलकर वेरीफाई कर रही है। पुलिस जांच का दूसरा एंगल और भी खतरनाक है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का दायरा बांग्लादेश तक पहुंच रहा है और इस जांच में बीएसएफ भी इन्वॉल्व है। बीएसएफ के डीजी प्रवीण कुमार ने खुद मौके पर जाकर जांच की थी। बीएसएफ इस एंगल पर जांच कर रही है कि क्या चंद्रनाथ रथ की हत्या के लिए बांग्लादेश से शूटर्स बंगाल आए और हत्या को अंजाम देकर वापस बांग्लादेश भाग गए। बीएसएफ की इस थ्योरी के पीछे सबसे बड़ी वजह ऑस्ट्रिया बेस्ट ग्लॉक पिस्टल है, जिसके खाली खोखे हत्या वाली जगह से बरामद हुए थे। ये पिस्टल पाकिस्तान बांग्लादेश के रास्ते भारत में बड़े गैंगस्टर्स और अपराधियों को भिजवाए जाते हैं। जांच एजेंसियों को ऐसे डिजिटल एविडेंस मिले हैं जिनसे पता चलता है कि अपराधियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। पुलिस का मानना है कि हत्या की प्लानिंग, आरोपियों की मूवमेंट, लोकेशन शेयरिंग और हमले का समय इसी ग्रुप के जरिए कोऑर्डिनेट किया गया था। बंगाल पुलिस की जांच का एक सिरा बंगाल की जेलों की ओर भी जा रहा है। एसआईटी को शक है कि जेल में बंद कुछ अपराधियों ने इस पूरी सुपारी किलिंग को ऑपरेट किया है। पुलिस अब इन अपराधियों की कॉल डिटेल्स और उनके मिलने वालों की लिस्ट खंगाल रही है, जिनके तार यूपी और दूसरे राज्यों के शूटर से जुड़े हो सकते हैं। एक्चुअली ये प्री प्लानिंग है, जो है प्री प्लानिंग है। ये पहले से ही वो लोग प्लानिंग करके इसको मारा। जो आदमी मर गया चंद्रशेखर रथ जी, वो एक्चुअली नॉन पॉलिटिकल है। वो 18 साल वायुसेना में काम करता है, भारत माता का उसको सर्विस दिया है। उसका बाद प्राय 8 साल के लिए आज काम कर रहे हैं। शुभेंदु जी का अफ्तार घर के काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्ट आया, कोलकाता पुलिस ने रिपोर्ट दिया है, वो 4-5 दिन एक साथ फॉलो अप करके प्री प्लानिंग करके उसको मर्डर कर दिया। एक्चुअली वो कोई पॉलिटिकल आदमी है नहीं। आप मान लीजिए शुभेंदु अधिकारी जी का नया मुख्यमंत्री का पीए होके उसको इसलिए उसको बलिदान देना हुआ, और कोई बात नहीं। ये एक पॉलिटिकल गेम है। बंगाल पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई दूसरी बाइक भी बरामद कर ली है। बाइक बारासात में 11 नंबर रेल गेट के पास मिली। ये जगह मध्यग्राम से करीब 6 किलोमीटर दूर है, जहां बुधवार रात शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस की जांच में पता चला कि यह बाइक दमदम इलाके से चोरी की गई थी। पुलिस अब एक लाल रंग की संदिग्ध 4 व्हीलर गाड़ी की तलाश कर रही है, जिसका इस्तेमाल वारदात में किए जाने की आशंका है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस गाड़ी में 7 से 8 लोग सवार हो सकते हैं और ये गाड़ी शायद
पश्चिम बंगाल के बाहर रजिस्टर्ड है। बंगाल पुलिस पहले ही एक कार बरामद कर चुकी है जिसका नंबर प्लेट फर्जी था। इस गाड़ी का असली नंबर सिलीगुड़ी के रहने वाले जेम्स विलियम्स के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो एक चाय बागान में काम करता है। जेम्स विलियम ने अपनी कार बेचने के लिए एक वेबसाइट पर विज्ञापन डाला था। पुलिस को उसने बताया कि उसे उत्तर प्रदेश के एक खरीदार का फोन आया था, जिसके बाद बंगाल पुलिस इस मर्डर का कनेक्शन यूपी से जोड़कर देख रही है। एसआईटी की जांच अब उस शख्स तक पहुंचने पर है जिसने सुपारी किलर्स को चंद्रनाथ रथ की हत्या के लिए तैयार किया और पूरे ऑपरेशन को पर्दे के पीछे से अंजाम दिया। पुलिस ये भी जानने की कोशिश में है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल थे। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है तो इसके पीछे उन सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं की कुर्बानी है जिन्होंने पार्टी के लिए अपनी जान दे दी। और जब बंगाल में भगवा सरकार बनी तो टीएमसी राज में हिंसा के शिकार कार्यकर्ताओं की खुशी आंखों से बहने लगी। हम लोगों की दादा है, ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन हमारे लिए बहुत गर्व है। हम लोग बहुत कष्ट करके एक पाया। 2011 से हमारा काम करते हैं, लेकिन एक काम से हमारा बहुत पोस्टल वायलेंस से हम लोग को बाड़ी घर सब जला देगा, बम फैला, हमारे ऊपर की अत्याचार करिए। इसलिए हमरा बहुत आज खुशी आई, बहुत खुशी आई। कुछ नहीं चाहिए, जो चोर का साम्राज्य था वो खत्म हो गया। बहुत कष्ट दिया, बहुत। रामनाथ जो है, आप लोग को बोल नहीं सकते, इतना कष्ट दिया। वो लोग आंसू क्यों आ रहे हैं? हमारा घर में पेट्रोल बम जला दिया, घर में बम फेंका, हम लोग को तचनच कर दिया। बाहर से लुका के छुपा के रहना पड़ता। क्या क्या बताओ आपको। अब लगता है गुंडा राज अब इसका खात्मा एकदम खत्म हुआ। आपके साथ बहुत तकलीफें हुई। बहुत बहुत। क्या नाम है आपका? देवरंजन रॉय। कोलकाता में के जिस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शुभेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ली, वहीं से बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को बड़ा मैसेज दिया। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में उन बीजेपी कार्यकर्ताओं की याद में एक स्मारक बनाया गया है जो पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा में मारे गए। बंगाल में 2011 से अब तक 321 बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की हत्या हुई है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बने इस स्मारक में उन सभी कार्यकर्ताओं के नाम लिखे गए हैं। इसके अलावा 1,10,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को अपना घर छोड़ना पड़ा। बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई है। शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, साथ ही कुछ मंत्रियों ने शपथ ली है। शपथ समारोह पूरा हो गया है। शपथ समारोह जिस ब्रिगेड ग्राउंड के अंदर किया गया, वहां पर 2011 से लेकर 2021 के चुनाव के बाद जो वायलेंस हुआ था इलेक्शन के बाद, उसमें जितने बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी, जो शहीद हुए थे इस हिंसा के अंदर, उनके नाम के साथ एक मेमोरियल स्टेज जो है वो इसी जगह पर बनाया गया ब्रिगेड ग्राउंड के अंदर, जिसमें 2011 से लेकर जब भी हिंसा हुई, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौत हुई, जो कार्यकर्ता शहीद हुए, 2021 तक वो तमाम कार्यकर्ताओं के नाम जो हैं वो इस बोर्ड पर यहां पर लगाए गए हैं। और यहां पर पुष्प अर्पण जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए। शहीदों के परिवार के लोग वो भी यहां पर पहुंचे और उनकी याद में जिन लोगों ने एक संघर्ष किया, बड़ा संघर्ष किया बंगाल के अंदर बीजेपी को लेकर, उन सभी के नाम यहां पर लिखे गए हैं जो शहीद हुए हैं। इस स्मारक के जरिए बीजेपी ने मैसेज दिया कि वो कार्यकर्ताओं के योगदान और उनके बलिदान को कभी नहीं भूलती। अमित शाह ने भी बंगाल की जीत को 321 बलिदानी बीजेपी कार्यकर्ताओं को समर्पित किया। ये यात्रा जितनी भव्य है, आनंददायक है, मगर यात्रा का मार्ग जबरदस्त असहनीय पीड़ा से भरा हुआ है। मैं आज भूल नहीं सकता कि 321 भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जान इस जीत के लिए गवाई है, विचार के लिए गवाई। पश्चिम बंगाल का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या न की गई हो। दार्जिलिंग से लेकर दक्षिण 24 परगना और अलीपुरद्वार से पुरुलिया तक बीजेपी वर्कर्स ने राजनीतिक हिंसा में अपनी जान गंवाई
और इन्हीं की शहादत ने पहली बार बंगाल में भगवा सरकार बना दी। मान लीजिए ये कोलकाता से शुरू हुआ, उत्तर कोलकाता से स्वर्गीय अभिजीत सरकार है जी, वो कोलकाता से है। उसका बाद है उत्तम घोष नदिया डिस्ट्रिक्ट से, उसका बाद है स्वर्गीय हिरण अधिकारी दक्षिण 24 परगना। आप मान लीजिए गौरव सरकार बीरभूम जिला से, आप स्वर्गीय भादु दास बर्धमान जिला से, स्वर्गीय मानस बाबू AB बैरकपुर से, शोभा रानी आप मानिक मैत्र कूचबिहार से। हर साल उत्तर बंग से दक्षिण बंग तक जो जिला है उस जिला से हमारा हर कार्यकर्ता को चुन चुन के तो तृणमूल कांग्रेस को लोग कोई जिहादी आदमी लोग हमको मार दिया। ये हमारा आज का आनंद का दिन है, लेकिन इसका साथ भी हमारा शोक का भी दिन है। जो देवतुल्य कार्यकर्ता था जिसके लिए हमारा आज ये जीत हुआ, वो लोग को हम लोग बड़ा से बड़ा मिस करता है, हमारा यही दुख है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में दिखाया कि वो पार्टी के लिए अपना जीवन लगाने वाले कार्यकर्ताओं का कितना सम्मान करते हैं और बंगाल में बीजेपी की जीत के क्या मायने हैं। शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में बंगाल बीजेपी के एक सीनियर कार्यकर्ता माखन लाल सरकार मंच पर थे। मोदी ने उन्हें सम्मानित किया, पैर छुए। माखन लाल सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी रह चुके हैं। 1952 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में तिरंगा फहराने गए थे तब उनके साथ माखन लाल सरकार मौजूद थे। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी को मजबूत करने में 98 साल के माखन लाल सरकार का बड़ा योगदान रहा है। माखन लाल सरकार सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं। उनका परिवार बेहद खुश है। उनका कहना है कि जिस प्रधानमंत्री ने माखन लाल सरकार का सम्मान किया वो अविस्मरणीय है। बहुत खुश हुआ था हम, हमारा पति इतना सम्मान पाया था प्रधानमंत्री से। हम प्रधानमंत्री से खूब खुश है हम। कोलकाता में शपथ ग्रहण समारोह के बाद पीएम मोदी ने उन बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों से मुलाकात की जिनकी पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के दौरान मौत हुई। इनमें दिवंगत देवाशीष मंडल, सौमित्र घोषाल और आनंद पॉल के परिवार शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की महाविजय का श्रेय बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया। बंगाल की राजनीतिक रक्त चरित्र की कहानी नई नहीं है। पिछले 5 दशक में 30,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर 1960 के बाद शुरू हुआ। उसके बाद 1967 में राज्य में लेफ्ट पार्टी की सरकार आई जो 2011 तक यानी 34 साल तक लेफ्ट शासन के 34 साल में बंगाल के भीतर राजनीतिक हिंसा में 28,000 लोग मारे गए। 2011 में टीएमसी की सरकार बनी तो 9 महीने के भीतर ही लेफ्ट के 56 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। 2016 तक टीएमसी के कैडर ने पूरे बंगाल पर कब्जा कर लिया। टीएमसी के पॉलिटिकल वर्कर सिंडिकेट की तरह अपना आपराधिक साम्राज्य चलाने लगे। 2016 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक हिंसा के 172 मामले सामने आए, जिसमें टीएमसी 118, सीपीआईएम 40, बीजेपी 8 और कांग्रेस के 4 कार्यकर्ता राजनीतिक हिंसा में शामिल थे। 2018 के पंचायत चुनाव में टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर 102 हिंसा के मामले के आरोप लगे। बीजेपी पर 38, लेफ्ट पर 10, कांग्रेस पर 6 हिंसा के मामलों में शामिल होने का आरोप लगा। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी वर्कर्स पर राजनीतिक हिंसा के 178 मामलों में शामिल होने का आरोप लगा। दूसरी पार्टियों में बीजेपी 125, लेफ्ट और कांग्रेस पर 5-5 मामलों में हिंसा भड़काने का आरोप लगा। 2023 के पंचायत चुनाव में तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया। इस बार टीएमसी पर 198, बीजेपी पर 82, लेफ्ट पर 43 और कांग्रेस पर 36 राजनीतिक हिंसा में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं के निशाने पर लेफ्ट की जगह बीजेपी वर्कर आ गए। 2018 पंचायत चुनाव के दिन ही 10 लोग मारे गए। 34 सीट पर टीएमसी निर्विरोध चुनाव जीत गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 10 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। 2021 आते आते 130 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत राजनीतिक हिंसा में हो चुकी थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 14 कार्यकर्ता मारे गए। बीजेपी की कई महिलाओं के साथ रेप किया गया, जिसकी सीबीआई जांच भी चल रही है। 2021 में 1,10,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपना घर छोड़ना पड़ा। उनके लिए 335 सुरक्षित घर बनाने पड़े। 2023 पंचायत चुनाव में नामांकन से मतगणना तक ही 45 से 60 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें ज्यादातर बीजेपी के कार्यकर्ता थे। 2024 लोकसभा चुनाव में
बीजेपी के 4 कार्यकर्ताओं के मर्डर किए गए। 2026 में बीजेपी की जीत के बाद भी राजनीतिक हिंसा में कमी नहीं दिखी। पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव जीतने वाली पार्टी के कार्यकर्ता ही हिंसा के शिकार बने। लेकिन अब बंगाल में नई सरकार बन चुकी है। शुभेंदु अधिकारी का एजेंडा भी क्लियर है। अब बंगाल में अधिकारियों पर एक्शन भी होगा। बलात्कारियों और अवैध कब्जा करने वालों के घर बुलडोजर भी चलेगा।